फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हम नॉन मेटल की भी कंपेयर करेंगे साथ साथ। तो उसमें सबसे पहले मैलिएबिलिटी, कोई भी प्रॉपर्टी पहले लिख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी बता डक्टिलिटी, उनकी डेफिनेशन। उसके बाद ब्रिटलनेस, इसका अपोजिट है। ब्रिटलनेस जो होती है मैलिएबिलिटी के अपोजिट है। मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर। फिर आता है सोनोरिटी, सोनोरिटी। फिर हम लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एक तरह की डेंसिटी इंडिकेट करती है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी with respect to water। तकरीबन ये 10-12 है जिनको तो सवाल आते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट अलग लेंगे और कंडक्टिविटी ऑफ करंट अलग लेंगे। 8 हो गए। फिर हमारी है स्टेट, किस स्टेट में एलिमेंट पाया जाता है। फिर कलर, जनरली मेटल्स का या नॉन मेटल्स का कलर क्या होता है, समझ में आ गई। और कौन सी लगेगी प्रॉपर्टी, there are so many property, some of them we are discussing। कलर आ गई, स्टेट आ गई, सोनोरिटी आ गई, मेटेलिक लस्टर। हार्डनेस, क्या हार्डनेस, ठीक है। एक और कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो वी आर टेकिंग मैलिएबिलिटी, क्या कहते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट जल्दी बहुत इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कसिंग। मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट इट कैन बी बीटन इनटू शीट, फाइन थिन शीट। यानी जिस एलिमेंट को हम थिन शीट में बीट कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, वो मैलिएबल होता है। तो प्रॉपर्टी का नाम है क्या, मैलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच एन एलिमेंट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है, जिसको हम फॉइल बना सकें। थिन शीट यानी फॉइल। तो सबसे ज्यादा थिन शीट जो बनती है सारे मेटल्स में वो गोल्ड की बनती है, ठीक है। तो मोस्ट मैलिएबल कौन है, गोल्ड। आगे अब जैसे जिंक है, जिंक इज अ मेटल, रूम टेम्परेचर पर ब्रिटल होता है। ये एग्जाम्पल सब दिमाग में होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे अगर जिंक का पीस लेंगे और उस पर हम फोर्स लगाएंगे हथौड़े के जरिए, किसी जरिए, तो वो टूट जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट ब्रेक अप इनटू पीसेस, उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो जिंक रूम टेम्परेचर पे ब्रिटल है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें और हाई टेम्परेचर पे उसको पर प्रेशर डालें तो वो पिचकता है, पतला हो जाता है, यानी इट शोस मैलिएबिलिटी। समझ में आया। रूम टेम्परेचर पे ब्रिटल है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो ब्रिटल हो जाता है। सिमिलरली डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच एन एलिमेंट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, थिन वायर। तो जितना थिन वायर बनेगा उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो मोस्ट थिन वायर जो है वो गोल्ड का बनता है। गोल्ड से ज़्यादा थिन वायर किसी का भी नहीं बनता। समझ में आ गई बात। तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आता है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर ब्रिटलनेस हम कर चुके। ब्रिटल मतलब ब्रेकअप इन पीसीस। तो जो क्या नाम है, मेटल्स जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी हर एक में होती है, कुछ में कम होती है और कुछ में ज़्यादा होती है। ब्रिटलनेस जो होती है, रूम टेम्परेचर पे कुछ एलिमेंट मेटल्स हैं जो ब्रिटल है, लेकिन अच्छा नॉन मेटल में कोई भी ऐसा नहीं है जो मैलिएबल डक्टाइल है। अच्छा दूसरी बात ये प्रॉपर्टी का ताल्लुक, उसका रिलेशन सॉलिड स्टेट से है, यानी मैलिएबल है ही नहीं, सॉलिड स्टेट में आके देखेंगे। समझ में आया। अगर वो लिक्विड है उसको पहले सॉलिड बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि फोर्स लगाने पे क्या थिन शीट में बदल सकता है या नहीं बदल सकता।
लिक्विड स्टेट में नहीं कह सकते। लिक्विड स्टेट ये प्रॉपर्टीज करता है, जो रिलेशन है ब्रिटलनेस टूटना है पीसेस में, तो नेचुरल बात है सॉलिड होगा, उसी को चेक करेगा, वो फोर्स लगाने पे क्या नाम है मेलिबिलिटी शो कर रहा है या पीसेस में टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े होके टूट रहा है। समझ में आ गई? ये ज्यादा प्रॉपर्टी रिलेटेड टू व्हिच स्टेट ऑफ द मेटल, सॉलिड स्टेट। उसके बाद आती है आपका मेटेलिक लस्टर। ये स्पेशल शाइनिंग इफेक्ट, special kind of shining effect on the metal surface when it is free from any compound. The metal की surface किसी compound से free है, तो ये compound बन जाता है तो surface dull हो जाती है। लेकिन अगर metal is free from any compound on its surface, then it will have a special kind of shining surface that is known as metallic luster. तो almost all metal show metallic luster, लेकिन अगर वो freshly cut है या फ्रेशली कट का लगे ताज़ा उन्हें काटेंगे, उनको कोई कंपाउंड नहीं बना। अगर उनको कुछ देर रख दें, कुछ दिन रख दें, तो उनको पास ग्रेजुअली ऑक्सीजन से मॉइस्चर से नीचे कंपाउंड मिल जाता है, उनकी सरफेस डल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो होता है सोना जो होता है वो उसमें डलनेस बहुत देर में आती है, लेकिन आ जाती है, उसकी भी शाइनिंग कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। हालांकि इट इज वेरी लिटिल रिएक्टिव। गोल्ड के सिल्वर के ऑर्नामेंट ब्लैक हो जाते हैं वक्त के साथ, क्योंकि उन पे सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। तो जब कोई कंपाउंड बन जाए तो वो शाइनिंग खत्म हो जाती है, वो कंपाउंड हटा दो दोबारा शाइनिंग आ जाएगी। इसलिए क्या नाम है कॉपर के बारे में कि शाइनिंग मेटल, शाइनिंग एलिमेंट, वो ब्राउन कलर व्हेन हीटेड स्ट्रांगली फॉर्म्स ए ब्लैक सब्सटेंस। तो वो शाइनिंग ब्राउन कलर का मेटल, तो इसको जब शाइनिंग एलिमेंट है इसका मतलब वो कोई मेटल होगा, क्योंकि शाइनिंग जो प्रॉपर्टी है स्पेशल काइंड ऑफ शाइनिंग वो मेटल की होती है। तो ये जो मेटेलिक लस्टर है ये स्पेशल काइंड ऑफ शाइनिंग है ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। न शाइनिंग सरफेस किसी भी चीज़ की सरफेस से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट अपने आप में रखती है, कोई कैसी शाइनिंग इफेक्ट रखती है, कोई कैसी रखती है, लेकिन मेटल जैसी शाइनिंग इफेक्ट जो है वो हर एक में नहीं पाई जाती, एक्सेप्ट नॉन मेटल में उस जैसी शाइनिंग जो है वो एक ही एलिमेंट में पाई जाती है, वो आयोडीन। आयोडीन श्योर मेटेलिक लस्टर। आयोडीन के पार्टिकल देखने में ऐसा लगता है जैसे मेटल के पार्टिकल टूटे हुए पार्टिकल से। ठीक है, सोनोरिटी किसे कहते हैं कि जब उसको हीट किया जाए सॉलिड मेटल को एलिमेंट को, तो इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, कॉन्टिन्यूअस रिंगिंग साउंड। जैसे ब्लैक बेल होती है, स्कूलों में जो बेल होती है उसको ऊपर मारा जाता है, क्या नाम है हैमर, तो इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, उसे कहते हैं मेटल, क्या नाम है सोनोरिटी। तो एनी एलिमेंट विच शोज रिंगिंग साउंड ऑन हीटिंग विद ए ऑब्जेक्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट सोनोरस है। समझ में आया? प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, लेकिन ज्यादातर मेटल सारे हम 100 को नहीं कहते, जैसे जो सोडियम पोटेशियम लिथियम है, ये इनका कलर तो होते हैं ग्रे कलर के, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं, यानी इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। कहाँ से? नाइफ से। जैसे पनीर होता है, चीज़ होता है, तो चीज़ को आप नाइफ से आराम से काट सकते हैं। सेम वे में उनकी भी जो वो होती है हार्डनेस, वो पनीर की तरह या उसकी तरह होती है, वेरी सॉफ्ट। तो अगर उनके ऊपर आप हार्ड मेटल से किसी हार्ड सब्सटेंस से उसको बीट करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड नहीं देंगे, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो जो सॉलिड मेटल्स हैं, जैसे क्या नाम है जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ, इनके सॉलिड सरफेस को अगर आप किसी हार्ड सब्सटेंस से हीट करें तो किसी में ज़्यादा किसी में कम रिंगिंग साउंड नहीं, किसी में ज़्यादा आएगी और किसी में कम है। समझ में आई बात? लेकिन सोडियम पोटेशियम लिथियम इनके बारे में हम क्या कहते हैं कि इनमें सोनोरिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, मतलब आवाज़ झपकी आवाज़ तो आएगी, जैसे इसको में हमारा आवाज़ आएगी, क्योंकि हर चीज़ जो वाइब्रेट करके आवाज़ देती है, लेकिन रिंगिंग साउंड ये वहाँ कोई चीज़ नहीं देती, वो सिर्फ मेटल से बनी हुई चीज़ें जब आमतौर पर जब हीट होती है तो रिंगिंग साउंड होती है। समझ में आ गई? जो ये रिंगिंग साउंड है तो उसे कहते हैं सोनोरिटी शो कर रहा है। नॉन मेटल में कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं जो रिंगिंग साउंड है। उसके बाद आती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक तरह की क्या होती है, मैंने स्पेलिंग गलत की, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एक तरह की डेंसिटी है, कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट विद वाटर, विद द डेंसिटी ऑफ वाटर।
जब वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं उसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। अगर हम किसी और एलिमेंट की डेंसिटी से किसी एलिमेंट की डेंसिटी को कंपेयर करें तो उसे खाली रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जैसे हमने सोने की डेंसिटी एलिमेंट की डेंसिटी हम लेड से कंपेयर कर रहे हैं, यानी डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ लेड, तो ये जो रिलेशन आएगा निकल के इसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी हम जानते हैं क्या होता है, इट इज क्या है, डेंसिटी इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो डेंसिटी कहलाता है और उसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट उसका है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या इसका यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी में हम दो डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, एक की डेंसिटी को दूसरी की डेंसिटी से, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम लेते हैं, उससे हम बाकी लोगों चीज़ों की डेंसिटी कंपेयर करते हैं। तो जब किसी चीज़ की डेंसिटी किसी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस वाटर है तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और वाटर की डेंसिटी हम 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है, क्योंकि वाटर एक्सपेंड कर जाता है हाई टेम्परेचर। तो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी को 1 मानते हैं, क्या मानते हैं उसकी डेंसिटी को 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं। बात समझ में आया? जब वाटर की डेंसिटी से किसी एलिमेंट की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। डेंसिटी को डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर से कंपेयर करने वाले स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये बताती है कि चीज पानी के ऊपर हल्की है भारी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो उसकी और पानी की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं। अगर वो 1 से ज़्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी एलिमेंट की इसका मतलब है वो भारी है, पानी के ऊपर वो डूब जाएगी, पानी में डाल देंगे तो क्या होगी, वो डूब जाएगी। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1 से कम है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है, यानी 1 से कम है। क्या है, कौन कौन से, वो जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होती है। इसलिए अगर इनको हम पानी में डाल दें तो पानी में फ्लोट करेंगे। तो बात समझ में आ गई? लेकिन बाकी जो जैसे हमें एल्यूमिनियम की वो बनती है, बोट्स बनती है, कश्तियाँ बनती हैं, लेकिन हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी लेते हैं सॉलिड पीस को लेते हैं। अगर सॉलिड पीस एल्यूमिनियम को आप पानी में डालेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो सॉलिड पीस एल्यूमिनियम को पानी में डालेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, वो डूब जाएगा। समझ में आ गई? तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो उसमें कुछ मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, 2-3 मेटल होते हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है। 1 से कम होने का मतलब है उनकी डेंसिटी पानी से कम है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, उनकी डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए पानी में फ्लोट करेंगे। कोई एग्जाम्पल पूछे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट व्हिच फ्लोट्स ऑन वाटर, तो आप किसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मेटल की, ऑफ मेटल। तो आप कहेंगे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, आपका 4 एग्जाम्पल। ये बात समझ में आ गई? लेकिन गोल्ड हुआ, प्लैटिनियम हुआ, अब ऑस्मियम जो एलिमेंट है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा भारी होता है, ये भी भारी होता है। यूरेनियम ये भी भारी है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये हेवी मेटल्स कहलाते हैं। ऑस्मियम, यूरेनियम, लेड, गोल्ड भी हेवी मेटल्स में आते हैं। अगर सेम साइज का गोल्ड का पीस है सॉलिड, उतने ही साइज का हम सॉलिड पीस आयरन का लें तो गोल्ड जो होगा बहुत भारी होगा आयरन के मुकाबले। बात समझ में आ गई? तो गोल्ड, लेड, यूरेनियम ये हेवी मेटल्स में आते हैं, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? गोल्ड का पीस और आयरन का पीस को हम सेम साइज पे लें, सेम वॉल्यूम पर लें, डायमेंशन सेम हो, सॉलिड हो दोनों, तो कौन भारी होगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है इसका गोल्ड की उससे आयरन से, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है उसकी डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से ज़्यादा है। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है आयरन की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो उसकी डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें एग्जाम्पल आप नॉन मेटल की केस में अगर हम कंपेयर करें तो नॉन मेटल में लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं।
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, इनर्ट गैसेस सारी गैस है। वो नेचुरल बात है, गैस की डेंसिटी जो पानी से बहुत कम है, इसलिए वो ऊपर रहती है। ठीक है। नॉन मेटल के अंदर कुछ की डेंसिटी, जैसे आपका क्या नाम है, कार्बन है। अब कार्बन जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोसिटी फॉर्म में पाया जाता है। पानी में कार्बन का पीस डालें वो डूब जाएगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है। सल्फर है, पानी में डालेंगे डूब जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है। तो लिक्विड, अब लिक्विड नॉन मेटल से देखिए, जब वो अपने स्टेट में जब हम आएंगे तो बात समझ में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गई। तो नॉन मेटल की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी के 1 से ज्यादा है, किसी की 1 से कम है। तो कोई भारी है पानी से, और कोई पानी से हल्का। गैसेस जो भी वो पानी से हल्की, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 से कम है, जो पानी से हल्की है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, यानी आसानी, कंडक्टिविटी मतलब कहते हैं कि उस चीज के एक सिरे को एक एंड को हीट करे तो दूसरे एंड तक हीट पहुंच जाए अपने आप। थ्रू बॉडी जब हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या एटम टू एटम, उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। हीट, कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर। जनरली इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और कुछ की कम है। ये बात समझ में आ गई। अब लेड वही पोरेस्ट कंडक्टर, यानी हीट कंडक्टिविटी लेड में भी होती है, लेकिन बाकी मेटल्स की कंपैरिजन में कम होगी। यानी अगर सेम साइज के पीस लें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जल्दी गर्म हो जाएंगे, दूसरा एक सिरे से गर्म करें तो दूसरा सिरा जल्दी गर्म हो जाएगा, लेड का देर में होगा, क्योंकि हीट जो कंडक्ट हो रही है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वो उतनी स्पीड से नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लेड के मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है, जो हीट एक दूसरे टकरा के ट्रांसफर करते हैं वो कम है। तो lead is a, and we are not saying bad conductor, but lead is not as good conductor as silver, gold, platinum. ये बात समझ में आ गई है। सोडियम भी गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी सोडियम, पोटेशियम, मीथियन सब गुड कंडक्टर है। और आ गया कंडक्टिविटी ऑफ करंट, कि एक करंट को एक सिरे पे तार लगा दें, वो करंट दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। हम जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर, और उसमें बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। बेस्ट कंडक्टर कौन है? उसके बाद कॉपर है, फिर गोल्ड आता है। कॉपर, एल्यूमिनियम के बाद गोल्ड आता है। पहले नंबर पे सिल्वर आता है। ये सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी लेड से भी करंट पास होता है, लेकिन कम होता है, क्योंकि लेड जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो पास तो होता है करंट, लेकिन क्योंकि आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर कि जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, और गुड कंडक्टर उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो मेटल्स के अंदर जो सबसे कम रेजिस्टेंस है वो सिल्वर का है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लेड इज ए पुअरेस्ट कंडक्टर। ये ध्यान रखिए, सबसे पुअर कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जो मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी में बताया था कि सबसे मोस्ट हैवी एलिमेंट कौन सा है जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है? नहीं, मोस्ट हैवी कौन सा है? ऑस्मियम। क्या? ऑस्मियम इज द, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। ये मेटल। ये बात समझ में आई। तो अब उसके बाद देखिए आप स्टेट, किस स्टेट में पाए जाते हैं? एट रूम टेम्परेचर। जब भी स्टेट बोलते हैं तो टेम्परेचर साथ में बोलते हैं। तो हम स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसमें हमें टेम्परेचर बताना कंपलसरी है। तो ये टेम्परेचर बदल जाएगा तो स्टेट भी बदल जाएगा। जैसे पानी है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, वही पानी 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाओ तो गैस, स्टीम बन जाएगा, और वही 0 डिग्री या उससे कम पे ले जाओ तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो मेटल भी है उनके हम स्टेट जब बोलते हैं तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर को किस स्टेट में पाया जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। रूम टेम्परेचर से फॉर एग्जांपल हम कितनी लेते हैं? 25 डिग्री। 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं, क्योंकि अगर हम रूम टेम्परेचर वैसे ले तो दुनिया के हर मुल्क में अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो हम नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जिसको हम कंसीडर करते हैं 25 को लेते हैं। तो बात समझ में आ गई कि सिर्फ एक एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। कौन है वो? मरकरी। और एक नॉन मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो ब्रोमीन। बाकी नॉन मेटल या तो सॉलिड है, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, है ना, आयोडीन। आयोडीन भी सॉलिड होता है,
ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब गैसेस हैं। सिर्फ एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो ब्रोमीन है, और एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो मरकरी है। तो ये स्टेट हमें याद रखनी चाहिए। इसलिए मरकरी की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम थर्मोमीटर बनाने में यूज करते हैं। तो एक वजह ये भी है कि रूम टेम्परेचर पे काफी लो टेम्परेचर पे जाके ये सॉलिड बनता है, काफी लो टेम्परेचर पे जाके, और काफी हाई टेम्परेचर पे जाके 100 से वो काफी ऊपर जाए तब जाके वो गैस बनता है। तो ये आगे समझ में कलर, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल मेटल्स हैं, जैसे आपका गोल्ड है उसको हम गोल्डन येलो बोलते हैं, सिल्वर है उसको हम सिल्वर कलर या सिल्वरिश व्हाइट भी बोलते हैं, समझना है। कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तो कुछ मेटल्स की कलर होते हैं, बहुत मेटल्स सारे एक ही कलर के नहीं होते, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ देम आर दिस, वो बीच का वो कौन सा कलर होता है उनका, ग्रे कलर होता है मोस्ट ऑफ देम। लेकिन सिल्वर का सिल्वरिश व्हाइट होता है, सिल्वर कलर, खाली सिल्वर कलर भी कहते हैं, वो स्पेशल एक कलर होती है। गोल्डन कलर गोल्डन येलो भी कहते हैं उसे, यानी गोल्ड का कलर थोड़ा येलोइश होता है, येलोइश मेटल बोलते हैं। कॉपर ब्राउन कलर का होता है। ये बात समझ में आ गई। और इसी तरह क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम भी ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है, किस कलर के होते हैं, ग्रे। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ग्रे कलर के। आगे आ गया हार्डनेस, मेटल हार्ड जनरली हार्ड, यहाँ भी जनरली आएगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल दी इनर्ट उसकी अल्कली मेटल्स की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी कई हैं, कि ये नाइफ जैसे चीज होता है, पनीर होता है, उसकी तरह उतना हार्ड होता है, उनको हम आसानी से इस नाइफ से काट सकते हैं। जैसे जमा हुआ बटर होता है उसको हम नाइफ से काट सकते हैं, तो इनको भी हम नाइफ से आसानी से काट सकते हैं। समझ में आ गई। तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स, कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। पानी से हल्के भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मेटल हार्ड, उनकी हार्डनेस ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात ये। अब उसमें नेक्स्ट हमारा जो है ये प्रॉपर्टी मेटल की हो गई है। तो अब हम लेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को लेने से पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा उसमें कुछ चीजें हमें पहले से आनी चाहिए। उसमें हम सबसे पहले लेंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जलता है नहीं जलता, रूम टेम्परेचर पे करता है, गर्म करने पे करता है, ये काफी लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे हम लेंगे वाटर के साथ। तीसरे नंबर पे हम लेंगे एसिड्स के साथ। और एसिड्स में दो ग्रुप है, डाइल्यूट एसिड का अलग लेंगे और कॉन्सनट्रेटेड एसिड को स्पेशल गैस के तौर पे अलग लेंगे। तो एसिड के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उनसे हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं पानी में। ये एसिड और बेस के चैप्टर में हम ये करा चुके हैं। इसलिए दोनों को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। डाइल्यूट एसिड अलग, कॉन्सनट्रेटेड एसिड अलग, तो ये चार हो जाएगी तरह देखा जाए। फिर हम पढ़ेंगे क्या नाम है, विद नॉन मेटल्स। बल्कि नॉन मेटल से पहलेंगे विद सॉल्ट, विद सॉल्ट, सॉल्ट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन ये रिएक्शन तकरीबन सारी रिएक्शन हम कर चुके हैं किसी न किसी स्टेज पे। ये इनको दोबारा खाली इस मेटल की वजह से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। फिर पांचवी प्रॉपर्टी हम लेंगे विद नॉन मेटल्स, विद नॉन मेटल्स। इन प्रॉपर्टीज के अंदर हम नॉन मेटल के साथ से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी लेंगे हम, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन आई विल टेक 5 मिनट। इससे पहले आपको ये याद होना चाहिए मेटल के, कुछ मेटल की हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्टिविटी बनाई थी, उसे एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। कुछ मेटल, उसमें आप वो मेटल, द ग्रुप ऑफ 3 और मोर देन 3 मेटल विच आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, उसे हम मेटेलिक क्या बोलते हैं, उसे हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, मेटल सीरीज एक्टिविटी सीरीज। तो कुछ हमने आपको याद कराई थी एक्टिविटी सीरीज कुछ मेटल की, तो आप याद कीजिए क्या थी वो याद होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉपर्टी जल्दी समझ में आ रही है।
तो ये तकरीबन 16 मेटल्स है, ये जनरली हमारे यूज में आते हैं। तो इनको रिएक्टिविटी सीरीज है, फिर कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इस ग्रुप में? इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है? पोटेशियम। और इस ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? वो प्लैटिनम है, प्लैटिनम। हम छोटे से तीन, कोई से भी कहीं से भी 3-4 एलिमेंट ले लें, उस ग्रुप के हिसाब से जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव। तो ये जनरली वो एलिमेंट्स हैं जो आप जनरली यूज में आते हैं, जिनकी रिएक्शंस बार बार आती है। तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कुछ एलिमेंट्स का, कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी का। ओके, अब ये पोटेशियम की वैलेंसी जो है ना, जो जनरली शो करता है 1, सोडियम की 1, क्योंकि वैलेंसी से हमें फॉर्मूला बनाने में आसानी मिलेगी। बेरियम की 2, कैल्शियम की 2, ये 1 है, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, जिंक की 2, आयरन की 2 भी होती है और 3 भी होती है ना। लेकिन 3, वैसे लेड की 2 भी होती है और 4 भी होती है। लेकिन हम ये जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बट इट इज प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ मेटल्स, therefore in many compounds it form positive ion like metal। जैसे मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसमें है जब वो इट इज प्लेस्ड विद मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। कॉपर की 1 और 2 होती है, मरकरी की भी 1 और 2 होती है, ठीक है, सिल्वर की 1 होती है। तो ये वो मेटल्स हैं जो हमारे डेली यूज में आते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे। तो इनकी वैलेंसी इसलिए याद होनी चाहिए कि इनकी वैलेंसी से कंपाउंड बनाना आसान है। कोई और प्रॉपर्टी आएगी दिमाग में? इधर चलिए, अब हम ऑक्सीजन के साथ भी हैं। तो हमने ग्रुप मेटल जो बांटे हैं, रसोई ये किस ग्रुप में बांटे? मेटल विच बर्न एट रूम टेम्परेचर, बर्न एट रूम टेम्परेचर, जो हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। बर्न ऑन हीटिंग, जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग या लेस स्ट्रॉन्ग हीटिंग वाला, बर्न ऑन हीटिंग, ठीक है। तीसरा ग्रुप है रिएक्ट विद ऑक्सीजन विदाउट बर्निंग, विदाउट मतलब रिएक्ट तो करते हैं लेकिन फ्लेम नहीं बनाते, जैसे बाकी मेटल फ्लेम बर्न हो जाए फ्लेम की तरह, जैसे कैंडल की फ्लेम होती है, ठीक है। एक होता है रेड हॉट होके रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन फ्लेम नहीं बन रही। तीसरा होता है डू नॉट रिएक्ट, चौथा डू नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करते इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, without burning, on heating, or react, do not react, even on heating, इस 4 ग्रुप में हमने बांटे। अब कॉमन सेंस की बात है, जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा वही रूम टेम्परेचर पे चलेगा, बर्न एट रूम टेम्परेचर। तो वो कौन से मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे चल जाते हैं? अब इससे इस ग्रुप में जो एग्जाम्पल होगी तो हमें सेफ्टी के लिए कौन सा मेटल लेना चाहिए जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इस ग्रुप में वो मेटल है तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कहाँ है? पोटेशियम सबसे ऊपर। वैसे तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रेंशियम है, ये ध्यान रखिएगा, जो इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है और रूम टेम्परेचर पे चलता है। फिर सोडियम, बेरियम और कैल्शियम भी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन इनमें थोड़ा टाइम क्या होता है कि पोटेशियम पहले, अगर सोडियम पोटेशियम दोनों को धूप रख दिया है धूप में, तो पोटेशियम तो पहले आग पकड़ेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम देर में आग पकड़ेगा क्योंकि थोड़ा पोटेशियम के कंपैरिजन में कम है, बेरियम थोड़ा देर में पकड़ेगा, लेकिन नहीं ये सारे रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ने वाले, ठीक है। तो ये जब जलेंगे तो अच्छा, इसमें एक चीज रह गई कि मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो 2 तरह के होते हैं, मेनली कितने तरह के होते हैं? 2 तरह। एक होते हैं
बेसिक ऑक्साइड, क्या मेटेलिक ऑक्साइड, मेनली इसलिए कह रहा हूँ कि एक डबल ऑक्साइड भी होता है, बेसिक ऑक्साइड और दूसरा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनमें फर्क क्या है? बेसिक ऑक्साइड सिर्फ एसिडिक चीज से रिएक्ट करते हैं या एसिड से रिएक्ट करते हैं, बेस से रिएक्ट, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है, एसिड से तो रिएक्ट करेंगे लेकिन बेस से रिएक्ट। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एग्जांपल इसके हमारे कोर्स में थी, पिछले चैप्टर में हमने करी थी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, ये वो ऑक्साइड है कि ये बेस से भी रिएक्ट करते हैं और एसिड से भी करते हैं, अल्कली से रिएक्ट करते हैं। बेस में वो बेसिस जो हाईली रिएक्टिव है, अल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड से तो करेंगे, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड चाहे वो बेसिक हो चाहे एम्फोटेरिक हो, एसिड से तो करेगा ही करेगा। लेकिन ये स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं कि ये एसिड के साथ साथ अल्कली से भी रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इसलिए इनको अलग कर दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड है, वो सिर्फ एसिड से करेगा, बेस से या अल्कली से रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेगा लेकिन अल्कली से रिएक्ट नहीं करेगा। तो यह हम पहले कर चुके हैं कि मेटल के दो तरह की ऑक्साइड होती है, बेसिक मेनली इसलिए कि ये प्रिकॉशनरी होता है, ये मेनली ऑक्साइड हो या तो बेसिक है या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक एग्जाम्पल की कुछ एग्जाम्पल्स हमारे कोर्स में, उनमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड और भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, लेकिन ये दो मेन। बात समझ में आ गई? तो अब बात ये हो रही थी कि जब सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो कंपाउंड जो बनेगा वो तो वैलेंसी के हिसाब से बनेगा। सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो कंपाउंड क्या बनेगा बता दीजिए पूरी। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो कंपाउंड क्या बनेगा? Na2O। क्या बनेगा? Na2O, क्योंकि सोडियम की 1 है, ऑक्सीजन की 2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। सेम वे में पोटेशियम भी रिएक्ट करता है क्योंकि वैलेंसी उसकी भी 1। कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दोनों की दोनों वैलेंसी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला यूनिट का कैल्शियम ऑक्साइड बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो द मेटल व्हिच रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बर्न एट रूम टेम्परेचर, वो हमारे काफी सारे मेटल्स हैं और भी हैं थोड़े से, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इस ग्रुप में जो मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे जलते हैं वो कौन है? पोटेशियम जो बेरियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद जो बीच के मेटल्स हैं इनको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, यानी रिएक्टिविटी इनकी थोड़ी कम है, इसलिए क्या बोलते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ये जिंक तक आ गए 3 मेटल। तो रिएक्शन इनकी वैसी होगी जैसे वैलेंसी के हिसाब से जो होनी चाहिए, यानी जब एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा इसकी वैलेंसी 3 है तो कैसे रिएक्ट करेगा? Al2O3 बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे ताकि 6 हो जाए, बैलेंस क्या 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम Mg+O2 कैल्शियम की तरह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये MgO, क्या जैसे CO और ये जो वैलेंसी इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे चलता है और ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक बर्न ऑन हीटिंग, बर्न ऑन हीटिंग, नॉट रखे नहीं लेंगे। दूसरी बात ये प्रोड्यूस ब्राइट लाइट, ये प्रोड्यूस, ये जब जलते हैं तो एकदम चमकदार लाइट निकलती है इनमें से, ये प्रोड्यूस ब्राइट लाइट, ये इसकी खास है। पहली कंडीशन कि दे बर्न ऑन हीटिंग, दूसरे दे प्रोड्यूस ब्राइट लाइट, मैग्नीशियम भी, एल्युमिनियम भी और जिंक। ठीक है, अपने आप नहीं जलेगा। ऑलराइट, अब इसके आगे चलिए, जो इनसे भी कम रिएक्टिव है वो थोड़ा आयरन है। तो अब जो कि ये जल रहा है रूम टेम्परेचर पे, ये भी जल रहा है, क्या नाम है? गर्म करने में ये भी जल रहा है और ब्राइट लाइट भी दे रहा है। आयरन के केस में बहुत सारी एक्सेप्शनल बातें हैं।
पहली बात है पीस ऑफ आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। पीस ऑफ आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विदाउट बर्निंग, यानी जलेगा नहीं, लेकिन और बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आयरन जब जलता है ऑक्सीजन से बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे रिएक्ट करता है तो ये डबल ऑक्साइड बनाता है, यानी अगर दो वैलेंसी से रिएक्ट करता है तो ACO बनता है, जैसे CO बनता है कैल्शियम का। तीन वैलेंसी से अगर रिएक्ट करता तो एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो A2O3 की तरह रिएक्ट करता है Fe2O3। लेकिन इस केस में आयरन जो ऑक्साइड बनाना है उसमें दोनों ऑक्साइड कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों का लिंक, इसको डबल ऑक्साइड कहते हैं। इनमें दोनों ऑक्साइड होते हैं, इसके अंदर आपस में लिंक होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो क्या फॉर्मूला है उसका? Fe3O4 ऐड करेंगे तो आयरन बर्न विदाउट strong heating, iron burn on strong heating without producing any flame, iron piece and form iron 2,3 oxide। इसको क्या बोलते हैं? आयरन 2,3 ऑक्साइड। पहले इसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहते थे। दो वैलेंसी जहां पर है वो फेरस और तीन वैलेंसी यहाँ पे वो फेरिक, तो इसका नाम क्या था? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। लेकिन अब मॉडर्न उसमें जो नाम के अंदर जो चेंजेस लाए गए आसानी लाए के लिए, तो दो वैलेंसी और तीन वैलेंसी की वजह से 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं। यानी इसमें आयरन का एटम 2 वैलेंसी वाला भी है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और आयरन का वो एटम भी है जो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या बोलते हैं? आयरन 2,3 ऑक्साइड। अब ये कुछ एक्सेप्शन है आयरन के साथ। अब एक और एक्सेप्शन है आयरन के साथ, ये द पार्टिकल्स ऑफ आयरन, जिसको आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं, इफ दे आर स्प्रिंकल्ड, यानी छिड़कना, जैसे हम नमक छिड़कते हैं, if they are sprinkled on a flame then it produce bright light and form iron 3 oxide। यानी ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा? एल्यूमिनियम की तरह। कैसे? Fe जैसे एल्यूमिनियम करता है प्लस 3O2 क्या बनेगा? 2Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड। तो ये 3 वैलेंसी वाला है आयरन 3। और ये कब होता है? जब आयरन के आयरन फाइलिंग्स जिसे कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ आयरन, when they are sprinkled on a flame then the reaction will take place in this way। ये पार्टिकल्स हैं, उनको बहुत हीट मिल रही है, छोटे पार्टिकल हैं, बड़े से पीस में तो हीट ट्रांसमिट भी हो रही है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। यहाँ तो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो मोस्ट ऑफ देम जो है वो रिएक्ट करते हो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं। तो कितनी कंडीशन हो गई इसमें एक्सेप्शन कि पीस ऑफ आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। एक बात समझ में? ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी फ्लेम एंड व्हाट दे फॉर्म? आयरन 2,3 ऑक्साइड। सेम पार्टिकल्स ऑफ आयरन, यानी क्या बोलते हैं हम? आयरन के पार्टिकल को आयरन फाइलिंग्स, है ना? इफ दे आर स्प्रिंकल्ड ऑन ए flame then they produce bright light and form iron 3 oxide। ये हमें दोनों कंडीशंस को हिसाब से आयरन को याद करना है। बात समझ में आ गई? they produce bright light, यानी वो फिर फ्लेम भी देंगे जैसे एल्यूमिनियम देगा। इसलिए आयरन की रिएक्शन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस रिएक्शन में कुछ एक्सेप्शंस चीजें हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। पढ़ेंगे याद होगा तब दिमाग तो हमें याद होगा, और नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी लोकल तरीके से लिखेंगे तो हम जनरल में भी लिख देंगे। जैसे एसिड के हमने बताया था कि नाइट्रिक एसिड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। हमने पढ़ा था ना एसिड बेस के चैप्टर में। तो अगर हम जनरल में लिखते तो हम कहते हाइड्रोजन देगा, लेकिन बात समझ में आती है जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, उसको ऑक्सीजन दे देता है, H2O बन जाता है या H2 होगा। तो आयरन की कंडीशन भी जो है स्पेशल है। तो आई थिंक ये रिएक्शन जो है आयरन की क्लियर हो गई। अब आयरन के नीचे जो मेटल है, अब क्योंकि ये आयरन से कम रिएक्टिव है तो इसको रिएक्ट करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? और ज्यादा हीट चाहिए, कम चाहिए? कम चाहिए। आयरन से ज्यादा कम रिएक्टिव है तो कम एनर्जी लेंगे।
बोलो, आयरन से बहुत ज्यादा एनर्जी लेंगे। दे ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विदाउट बर्निंग, विदाउट फॉर्मिंग फ्लेम, जैसे आयरन रिएक्ट करता है। समझ में आया? तो कैसे रिएक्ट करेंगे? जैसे कॉपर है, वैलेंसी 2 है तो कैल्शियम की तरह रिएक्ट करेगा, तो कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है ना? तो कंपाउंड क्या बनेगा? CuO। इसलिए बुक में सवाल है तो के लिए इस ब्राउन कलर मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म ए ब्लैक कलर सब्सटेंस। तो ब्राउन कलर मेटल कौन सा था? ब्राउन कलर एलिमेंट, तो शाइनिंग एलिमेंट। तो शाइनिंग से पता चला वो मेटल था, क्योंकि मेटेलिक लस्टर जो शाइनिंग इफेक्ट मेटल में होता है, वहां तो सिर्फ एलिमेंट लिखा था, पता चला वो एलिमेंट वो मेटल है। समझ में आया? और ब्राउन कलर का, तो ब्राउन कलर मेटल्स जो है उसमें सिल्वर को, गोल्ड को हम सिल्वर नहीं कहते, ब्राउन, ब्राउन को कहते हैं, गोल्ड को क्या कहते हैं? गोल्डन येलो, येलो कलर को। तो ये क्या हो? कॉपर मेटल। तो जब उसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो ब्लैक कलर का होता है। ये भी याद रखते हैं, ये थोड़ी नॉलेज के अंदर ये बात आनी चाहिए, तो इस पे सवाल आता है। बात समझ में आ रही नहीं? आ रही है? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके? अब कोई आपसे मिसाल के तौर पे क्या है, क्योंकि आयरन और कॉपर में कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से कैसे पता चलेगा? फर्क ये है कि आयरन को हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग आयरन में भी होगी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कॉपर में होगी। आयरन में जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी वो कॉपर के कंपैरिजन में कम टाइम होगी, यानी आयरन इज रिक्वायर हीटिंग, कॉपर आल्सो रिक्वायर हीटिंग, लेकिन कॉपर जो कम रिएक्टिव है इसलिए उसको हीटिंग कम चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। समझाने के लिए बड़ा आसान है, ऑलरेडी समझाया तो आसान है। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। तो बात समझ में आ जाती है, बोलने में आसान लगता है। प्रोलॉन्ग हीटिंग मतलब हमें हीट जो है वो देर तक करना, लेकिन लिखने में उसको कम टाइम चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम। मरकरी भी आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट इसी तरह करता है, यानी इट विल नॉट रिएक्ट डायरेक्टली, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और प्रोलॉन्ग हीटिंग। पॉइंट समझ में आ गई बात आपने? और हमने 4 ग्रुप बना दिए, 5। एक जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, दूसरा जो थोड़ा गर्म करने पे फ्लेम बनाते हैं और रिएक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम। इसलिए मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो ब्राइट लाइट भी निकलेगी, और मैग्नीशियम और ये इनको जलाने से पहले रब करते हैं, क्योंकि ये थोड़े रिएक्टिव मेटल हैं, टाइम विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता इनको ऊपर एक कंपाउंड बन जाता है। तो जब इनकी सरफेस पे कंपाउंड बन जाएगा तो ये कंपाउंड नहीं जलेगा। मैग्नीशियम रिएक्टिव है, कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड तो ऑलरेडी रिएक्ट कर गया, तो उस कंपाउंड को जितना घटाएंगे नहीं आसानी से रिएक्शन, तो उसको हमें रब करके कंपाउंड बनाना होता है। तो वो बहुत दिन का मैग्नीशियम पीस रखा है, तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके, मॉइस्चर के साथ मिलके ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बोनेट बन जाएगा। तो इसलिए बुक में आपका सवाल है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। इट इज रब्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव द कंपाउंड फॉर्म ऑन इट्स surface, because when it is kept for a long time it reacts with atmospheric oxygen form magnesium oxide। तो वो ऑक्सीजन से जलेगा तब भी ऑक्साइड बनेगा, लेकिन वो पहले बन गया तो वो हिस्सा जहाँ से ऑक्साइड बन चुका है वो जब तक घटेगा नहीं, आगे का मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? रब करना। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसको रब कर दूं, रिएक्शन समझ में आ गई आपके? अब उसके बाद आता है हमारा क्या, वाटर के साथ। वो भी वाटर के साथ भी हमें जब तक वो एक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी और उसकी कंडीशन कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है आसानी से याद नहीं होगी। एक्टिविटी सीरीज याद रखो तो आसान लगेगी। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद वाटर, है ना? हाईली रिएक्टिव मेटल बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल जैसे सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्साइड बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके। एक तो कंपाउंड में फर्क आ रहा है। हाईली रिएक्टिव के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो हाई टेम्परेचर पे बनते हैं
और हाई टेम्परेचर पे बनने की वजह से वो हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होकर ऑक्साइड बना देते हैं, क्योंकि उनके ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है और हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर पे कम स्टेबल। जो कम जो रूल है कि जिस टेम्परेचर पे जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वो बनेगी या वो उसमें चेंज हो जाएगी, जो कम स्टेबल है वो हो जाएगी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा और वो बने भी हैं तो वो डिकम्पोज होकर ऑक्साइड बन जाएंगे। समझ में आया? लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनके हाइड्रोक्साइड बहुत स्टेबल होते हैं, तो वो लो टेम्परेचर पे बनते हैं, तो दूसरे को स्टेबल होते हैं। अगर आप गर्म भी करोगे तो आसानी से डिकम्पोज नहीं होंगे। तो वाई सोडियम पोटेशियम फॉर्म मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड but magnesium form at high temperature magnesium oxide. The sodium hydroxide is very stable, it does not decompose. Magnesium hydroxide is a less stable, high temperature पे वो कम स्टेबल है, वो क्या होता है डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है ऑक्साइड बन जाता है। जो हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज होते हैं तो उसी मेटल का ऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। जैसे कार्बोनेट जब डिकम्पोज होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब वो डिकम्पोज होगा तो उसी मेटल का ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड में वाटर H2O और कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड जब वो डिकम्पोज होगा। बात समझ में? पहले तो इसमें कंडीशन आ गई भाई कौन कौन से मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, बताइए। आप बिना आपको अगर एक्टिविटी सीरीज आ जाए बिना पूछे अगर एक मेटल की एग्जाम्पल बोले तो आप कौन से मेटल की एग्जाम्पल देंगे जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करे? पोटेशियम, क्योंकि सबसे ऊपर है इस ग्रुप में वो मौजूद है। तो इस ग्रुप में नहीं होगी तो हम ये सवाल ही पूछ सकते हैं, है ना? सोडियम आ जाएगा, कैल्शियम और बेरियम भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। समझ में आई? व्हाट दे फॉर्म? दूसरा कंडीशन ये आ गई, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनके हाइड्रोक्साइड बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं ऑक्साइड। पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाते हैं ऑक्साइड ही क्या हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा बताइए मुझे। जैसे हम पोटेशियम की रिएक्शन लें और वाटर के साथ तो बनेगा क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस काम नहीं होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिलीज करते हैं जैसे एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज। तो अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2H2O या 2KOH और यहाँ जाएगा 2K सोडियम एसिड। कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आगे बात समझते बेरियम इसी तरह रिएक्ट करेगा। These elements which react at room temperature. Okay? अब लेस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, तो हाईली रिएक्टिव है। मॉडरेटली रिएक्टिव में कौन आ गया मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक। ये कैसे रिएक्ट करेंगे कि रूम टेम्परेचर पे इनकी रिएक्शन बहुत स्लो होगी। दे रिएक्ट वेरी मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी स्लो स्पीड एट रूम टेम्परेचर, और जो हिस्सा रिएक्ट करेगा वो इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन बहुत स्लो। बट अब ये कैसे करेंगे तो बहुत कम, बहुत ही स्लो स्पीड नेगेटिव स्पीड। तो दे रिएक्ट ऑन विद हॉट वाटर। कौन से पानी से रिएक्ट करते हैं गर्म पानी से। और जब ये गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे इनके हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होंगे, तो क्या बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आगे बात समझ में? तो मैग्नीशियम की दो रिएक्शन, एक क्या रूम टेम्परेचर पे, अच्छा लेकिन सोडियम और पोटेशियम के बारे में ये भी आता है कि दे कैन इवन रिएक्ट विद वेरी कोल्ड वाटर। पानी बहुत ठंडा होगा तब भी रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन मैग्नीशियम ठंडे पानी रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं होता ना, लेकिन मैग्नीशियम बहुत स्लो रिएक्ट करता है। और क्या बनाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है इसलिए हाइड्रोक्साइड जो डिकम्पोज नहीं हुआ। नतीजे क्या हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिला, लेकिन हॉट वाटर से और बॉइलिंग वाटर से और भी ज़्यादा स्पीड होगी। यानी जिंक जो है वो
ठंडे पानी से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करता, हॉट वाटर से थोड़ा स्लो रिएक्ट करता और बॉइलिंग वाटर से, बॉइलिंग वाटर में और ज्यादा हीट आ गई, और ज्यादा रिएक्ट करता है। और जैसे जिंक रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो जिंक जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एल्युमिनियम, समझ में आया, एल्युमिनियम जिंक से ऊपर है, रूम टेम्परेचर पे बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम से भी ज्यादा स्लो, ऑलमोस्ट एक तरह से नॉन रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर, लेकिन होती है रिएक्शन बहुत स्लो। वो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यही एल्युमिनियम बॉइलिंग वाटर से या बहुत गर्म पानी होगा तो क्या बनाएगा, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या प्लस हाइड्रोजन। क्यों क्यों, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन वेरी वेरी स्लो थी, वहां पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही बना था, लेकिन गर्म करने पे ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। जो मैंने अभी बताया था कि जब हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है तो ऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं। तो हम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो एल्युमिनियम की रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या बनाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड डायरेक्टली, और क्या बनाया, हाइड्रोजन। अब वो मेटल जो और ज्यादा हीट करने में बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, आयरन आ गया, सॉरी आयरन इज अगेन स्पेशल केस। आयरन जो है वो एल्युमिनियम से भी नीचे आ रहा है, जिंक से भी नीचे आ रहा है, तो ये बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता। ये अगेन स्पेशल केस इस केस में आ गया कि आयरन को जब तक रेड हॉट नहीं करेंगे, क्या लाल, बिल्कुल रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम, यानी गर्म पानी से नहीं, कहीं से, स्टीम से। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम, क्योंकि कम रिएक्टिव है तो उसको और ज्यादा हीट चाहिए। तो एल्युमिनियम तो हॉट वाटर तक आ गया, वो रिएक्ट कर रहा है, बॉइलिंग वाटर में ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। लेकिन ये जो एल्युमिनियम, ये जो आयरन जो है ये तो उससे भी कम रिएक्टिव है, तो ये रेड हॉट होकर रिएक्ट करेगा स्टीम से, और प्रोडक्ट वैसे ही बनाएगा जैसे ऑक्सीजन से गर्म करने पे रिएक्ट करता है। यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी स्पेशल है, क्या, Fe3O4। जैसे ऑक्सीजन को बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग से करा तो Fe3O4 बना, स्प्रिंकल करा तो Fe2O3 बना, याद है ना दोनों। तो यहाँ क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस करेंगे तो O4 की जगह यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4H2, और आयरन के 3 करना पड़ेगा। तो आयरन की और स्पेशल कंडीशन, आयरन की है when it is red hot and it react with steam, और तीसरी कंडीशन कि ये Fe3O4 बना, यानी दोनों ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, डबल ऑक्साइड बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इससे नीचे आएंगे तो ये 3 लेयर हाइड्रोजन की रिएक्शंस हमारे कोर्स में नहीं है, करना चाहे इसको भी हम कर सकते हैं। हम कॉपर और मरकरी पे आ गए, तो ये तो बहुत नीचे आ गए ना। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आयरन रेड हॉट होकर रिएक्ट कर रहा है तो ये तो और नीचे आ गए, तो ये गर्म होने में भी रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, दे डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। कॉपर मरकरी ये रिएक्ट ही नहीं करते। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ तक सवाल, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम तो बिल्कुल ही बॉटम पे आ गए, ये भी पानी से रिएक्ट करेंगे, ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करते जो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम दे आर वेरी लिटिल रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट neither with oxygen nor with water, even with hot water। ठीक है, यहाँ खत्म करो, अब आगे सुन लो। अब होता क्या है कि आयरन इतना कम रिएक्टिव है, आयरन तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, रस्ट बन जाता है, रखे रखे जंग जिसे बोलते हैं, तो भी कोरोड हो गया आयरन। वहां पे जो रिएक्शन हो रही है खाली ऑक्सीजन से नहीं हो रही या खाली वाटर से नहीं हो रही। कोरोजन जो होता है उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं हमेशा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, ये दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं, तब वो कोरोजन होता है। अगर ऑक्सीजन को हटा दो, खाली मॉइस्चर हो वहां पर, तो रिएक्शन नहीं होगी। इसका आखिरी में चैप्टर के एंड में उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है। और अगर
मॉइस्चर को हटा दो, खाली ऑक्सीजन हो, तब भी रिएक्शन नहीं हो। वो दोनों मिलकर जब आके रिएक्ट करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर भी कर जाते हैं। खाली अकेला ऑक्सीजन होता तो उससे रिएक्ट कराने के लिए हमें प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती? प्रोलॉन्ग हीटिंग। वाटर होता तो स्टीम से रिएक्ट करता और आयरन रेड हॉट होता, यानी वहां पे पानी स्टीम की शक्ल में होता और आयरन रेड हॉट होता, यानी इस तब जाके रिएक्शन होती है, रिएक्शन नहीं है। यहाँ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है बिकॉज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टुगेदर रिएक्ट, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जब होता है तो आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? आयरन फ्री ऑक्साइड, जो कोरोजन जिसे हम बोलते हैं, है ना, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, वो बनाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली कॉपर रखे रखे कॉपर के ऊपर भी क्या नाम है, ग्रीन लेयर बन जाती है कोरोजन की, कॉपर कार्बोनेट बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, बेसिक कॉपर। तो वहां पे भी अकेला ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं हो रही, ये कोरोजन जब भी होगा देयर विल ऑलवेज बी टू फैक्टर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तब वो दोनों, और कुछ केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसलिए जो कंपाउंड बनता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, जिसका फॉर्मूला लिखिए तो कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, दोनों मिलके इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर के ऑर्नामेंट जो बर्तन होते हैं, खाने जो हम यूज करते हैं, तो बहुत दिनों में आप देखेंगे उस पर ग्रीन लेयर आ जाती है। बस समझना। तो यहाँ पे जो बेसिकली रिएक्शन हो रही है अकेले ऑक्सीजन से, अकेले वाटर से नहीं हो रही ये। तो आई थिंक ये दो कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। आपको इस ये कंडीशन समझ में